हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस एपिसोड में, इस वीडियोस में आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जो एपिसोड चल रहा था, जो सीरीज चल रहा था, उस सीरीज की अगली कड़ी में हम लोग आज कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ, कलिंग युद्ध होने का रीज़न और कलिंग युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो कलिंग युद्ध के बारे में सबसे पहली जानकारी जो है और सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में जानते हैं। तो ये बात है ईसा पूर्व 261 का, जब मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक सम्राट अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद की ये कहानी है। आते हैं, उसके बाद ये कलिंग का युद्ध अशोक करते हैं। लेकिन इसके पहले की पृष्ठभूमि जो है आपको समझा दे, बता दें कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में भले हुआ, लेकिन इसकी जो मंशा थी मौर्य साम्राज्य में वो बहुत पहले से ही थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आधुनिक भारत के अधिकांश आधा से अधिक हिस्से मौर्य साम्राज्य में शामिल हो चुके थे। और अभी भी जो दक्षिण के राज्य थे, इधर के राज्य थे और इधर कलिंग था। जो दक्षिण के राज्य थे और कलिंग, ये अभी भी स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था बनाए हुए थे, स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। उसके बाद पूरा भारत जो है, पूरा आधुनिक भारत जो है उस समय मौर्य साम्राज्य में समाहित हो चुका था, लेकिन कलिंग पे अधिकार नहीं हो पाया था। और कलिंग का स्ट्रेटजिक लोकेशन होने के कारण, यहाँ बहुत से बंदरगाह होने के कारण, इनकी नौसेना बहुत ही कुशल थी। उसके बाद बहुत ही मेगास्थनीज की इंडिका में बताया जाता है कि इनके पास बहुत ही शक्तिशाली घुड़सवार पैदल सेना हुआ करता था। तो एक तो दक्षिण राज्य और ये कलिंग पे जीत का जो मंशा था मौर्य साम्राज्य के शासकों के पास पहले से ही बना था कि एक ऐसा राज्य था जो कि जीत नहीं पाया था। तो कलिंग के बारे में अशोक के दिमाग में आया। और जब अशोक गृह युद्ध के बाद, अशोक का 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का जब मृत्यु होता है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक 4 वर्षों तक गृह युद्ध करते हैं। मतलब राज्य से, मतलब गद्दी के लिए लड़ाई होता है, गद्दी के लिए लड़ाई होता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक आज गद्दी पे बैठते हैं, शासक बनते हैं 269 ईसा पूर्व में। इसके 8 वर्ष बाद अशोक, 8 वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक अटैक करते हैं, अपने जीवन का पहला अटैक, जो कि सबसे राजगद्दी पे बैठने के बाद का सबसे पहला अटैक और सबसे आखिरी अटैक, यही आक्रमण हो जाता है जो कि कलिंग पे होता है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग पे आक्रमण होता है और कलिंग में भारी मात्रा में नरसंहार होता है। जब अशोक अटैक करते हैं तो बताया जाता है कि लाखों लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो उनके बारे में बताया गया है, कुछ प्रमाण से ये प्राप्त होता है कि इतने सारे लाख लोग, 1 लाख लोग नरसंहार में मारे गए थे और 1.5 लाख लोग करीब बंदी बनाए गए थे। तो ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इतने सारे, इतने भयावह, इतने नरसंहार, अशोक पूरे जब युद्ध मैदान में जब देखें, अशोक पूरा चीख पुकार मचा हुआ था। कितने सारे भाई, कितनी सारी बहन की कलाई और कितनी सारी औरतों के मांग सूने हो गए थे। तो अशोक को देख करके ये बहुत ही पीड़ा अंदर से हुआ। अशोक बाकायदा अपने 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अशोक इसमें लिखवाते हैं कि मैं देवताओं का प्रियदर्शी राजा अशोक, देव नाम प्रिय अशोक को बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत ही पीड़ा हुई देख करके कि इतने सारे नरसंहार होते हैं, इतने भयानक मात्रा में आक्रमण के बाद जो नरसंहार होता है उससे मैं बहुत ही पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ। इसमें जो
ब्राह्मण है, पंडित वगैरह जो हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, जो गरीब है, जो कि सेना में शामिल भी नहीं है, सारे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब निर्दोष की हत्या हो रही है। तो इससे अशोक बहुत ही पीड़ित होते हैं और उसके बाद वो अशोक यहीं पास युद्ध को समाप्त करते हैं। और अशोक इसके बाद कहते हैं कि अब युद्ध हम नहीं करेंगे, अब भेरी के जगह धम्म का पालन करते हैं। कि अब भेरी मतलब जैसे युद्ध के समय में शंख फूंकाता था, तो शंख फूंकने के बाद वही जो भेरी बजता था, तो भेरी बजने से ही युद्ध स्टार्ट होता था और भेरी बजने से ही युद्ध समाप्त होता था। तो भेरी के जगह पे अशोक अब धम यानी शांति का, अब शांति का बात होगा, युद्ध का बात नहीं होगा। तो अशोक यहाँ से अपना लाइन चेंज कर लेते हैं और भेरी के जगह धम्म घोष, और धम्म घोष के लिए अशोक 2 अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, धम्म